Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is Dishan Ali. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉ न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 26 जुलाई 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डॉ न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अगर लास्ट 50 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 2024 जो है ये वर्ल्ड हॉटेस्ट ईयर इसको करार दे दिया गया है। और 21 जुलाई को जी जो गर्मी थी पूरी दुनिया के अंदर इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो अभी 2024 गुजरा है तो उसको लेके जी राइटर कहता है कि 2024 में ना हमने जी वर्ल्ड हॉटेस्ट डे जो है उसको रिकॉर्ड किया है। तो इसके पीछे सारा जो प्रॉब्लम है वो है जी ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें जब सूरज की रोशनी से रेज़ आती हैं, ठीक है, तो ये ज़मीन के अंदर ही रह जाती हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना हो तो मोस्टली जो सूरज से आने वाली रेज़ हैं वो ज़मीन से टकरा कर वापस बाहर निकल जाती हैं स्पेस में। अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनती जाएगी तो फिर जी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब ये रेज़ ज़मीन के अंदर ही रहेंगी तो ज़मीन क्या होगी, गर्म होगी। इसका एक ही हल है कि पौधे लगाएं और जी अपनी जो एनर्जी है उसको रीन्यूएबल की तरफ लेके जाएं। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करें। हमारा जो पर्पस होता है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, नॉलेज के लिहाज से और लैंग्वेज के लिहाज से। डेली बेस पे 2 ईडियम, 2 पेयर ऑफ वर्ड और जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी होती है मैं एंड पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो ये आपकी डोज़ है। जब तक एक डोज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके माइंड में एक बड़े जो आइडियाज़ हैं वो बिल्ट नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में अपलोड हो जाएगा। पहला जी एडिटोरियल है जुडिशियल कंस्ट्रेंट, ठीक है। मीन जो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं उनको घेरा जा रहा है, उनको महदूद किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले राइटर कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मिसालें हैं। इंस्टेंसेस का मतलब है मिसालें कि जो करंट गवर्नमेंट है ना वो जी अपने रूल के ज़रिए, अपनी पावर के ज़रिए, अपनी मर्ज़ी का जो लॉ बना के, ठीक है जी, बाईपास करना चाहती हैं जितने भी उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जी सेनेट आप जानते हैं कि ये जिसके अंदर सेनेटर बैठते हैं वहाँ पे जी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, ठीक है। सेनेट जो है उसके अंदर एक कमेटी जो है उसने लॉ एंड जस्टिस को सपोर्ट करते हुए इस चीज़ की डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के नंबर बढ़ाए जाएं ताकि जो अनरिजॉल्व्ड जो ढेर लगा पड़ा है केस का जिसे वो बैक लॉग कह रहा है उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये है जी सेनेट जिसके अंदर इस बात पर डिस्कशन हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए जो कोर्ट्स के अंदर जजेस हैं उनका नंबर बढ़ा दिया जाए। लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है कि जो बैक लॉग है, जो अनरिजॉल्व्ड केसेस पड़े हैं, ठीक है, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और कहता है कि जो कमेटी डिस्कस कर रही थी लॉ एंड जस्टिस के बारे में उसने कहा है कि जो बैक लॉग है इसको कोर्ट जस्टिस जो हैं वो प्रायोरिटी की बेस पे जो हैं इस मसले को हल करें, ठीक है, ताकि लोगों को इंसाफ दिया जा सके। इसके लिए कहता है कि एक बिल जो है उस पर एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें जजेस का नंबर इंक्रीज़ किया जाएगा। कहता है कि इसमें वो तख़यीर ही नहीं चाहते और एविडेंस की बेस पे इसमें वो काम करना चाहते हैं। ये जो कमेटी है ये एग्री हो गई है कि वो नंबर ऑफ़ जजेस को इंक्रीज़ करेगी ताकि सिंपली एक लॉ बना के जुडिशरी जो है उसको बेहतर किया जा सके। राइटर कहता है ये जो प्रपोज़ल आ रहा है जुडिशरी के अंदर जजेस की तादाद को बढ़ाने का, कहता है कि ये टाइम बड़ा जो है वो क्रिटिकल है। इस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इसके पीछे क्या पता गवर्नमेंट की कोई अपना कंसर्न हो, ठीक है। ख़ास तौर पे कहता है कि ये जी जब से कहता है वहाँ पे लेजिस्लेचर जो आए हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेचर सेनेट के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या कहता है कि क्या पता उनका अपना इंटरेस्ट हो ये जुडिशरी जो है उसके बारे में हमें कहता है कि
कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें जुडिशरी से नहीं मिली। रिसेंट जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ख़ास तौर पे लॉ को चेंज करके, ठीक है, अपनी जो रूलिंग क्लास है उसको फ़ायदा देना चाह रही है, इससे लोगों के जो डाउट्स हैं वो बढ़ रहे हैं कि इसके पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई मकसद है, गवर्नमेंट अपने फेवर के लिए ये हरकत कर रही है। ठीक है, जो क्राइटिक्स हैं वो परेशान भी हैं कि जो प्रपोज़ल पेश किया जा रहा है इससे कहता है कि कोर्ट के जो डिसीजन है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो कोर्ट का पैक है, जिस तरह एक ग्रुप है, वो मुतासर होगा। अगर इनकी अपनी मर्ज़ी के जज आ गए तो उन्होंने वही करना है जो ये कहेंगे। ठीक है, तो कहता है अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट है और जुडिशरी है आपस में ये एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है पीटीआई के ऊपर बैन हटा दिया, पीटीआई को रिज़र्व सीट दे दी, तो इसको लेके कहता है कि कोलिशन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का अभी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है। ऊपर से ये हरकतें हो रही हैं, नए जजेस जो है उनका अपॉइंट करने की बात हो रही है। न्यू जजेस जो हैं कहता है कि इसलिए कमेटी ने कहा है कि वो सबसे पहले जो अनरिजॉल्व केस पड़े हैं उनको क्लियर करेंगे, फिर जाके कहता है कि वो जो मेजर केस में जाके वो अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है, इसके लिए कहता है कि जो जुडिशरी है उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, कि वो इस प्रपोज़ल पे डिस्कशन करे और उसके बाद जो है वो रिकमेंडेशन पेश करे। उसके बाद दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है मैकेबर स्पेक्टेकल। मैकेबर होता है जी बदतमीज़ी वाला, और बड़ा ही कह लो कि एक बंदा जिसने बड़े ही घिनौने क्राइम किए हैं। ख़ास तौर पे इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, उसका जो एक मंज़र देखने को मिला है यूएसए के अंदर, ये गया है वहाँ पे नेतन्याहू, और ये कमाला हारिस हैं वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, और मोस्टली बाइडन को भी रिप्लेस करेंगी। तो कहता है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है इसको जी अलाउ किया गया है कि यूएसए के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उससे ये एड्रेस करे। ठीक है, इस पे लेके क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एक बंदा जिसने इतने कत्ल किए हैं उसको आप जी इतना बड़ा मंजरनामा पेश कर रहे हो, ये तो एक बहुत ही घटिया काम हुआ है। ठीक है, तो नेतन्याहू जो है उसने यूएस की जो कांग्रेस है वहाँ पे जाके तकरीर की है, जिससे काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की जो स्पीच सेशन था यूएस की कांग्रेस के अंदर, इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इसको एक शेमफुल जो है स्पेक्टेकल कहा जा रहा है। नेतन्याहू जो है इस पे इल्ज़ाम है कि इसने 39,000 जो फ़लस्तीनी है उनकी डेथ का ये ज़िम्मेदार है, और उसके अलावा कहता है कि लॉ मेकर जो कांग्रेस के हैं उन्होंने इसको जी बड़े एंथुसियास्टिक वे में तालियां मार के इसको वेलकम किया है, और कहता है कि कुछ जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं वो इसको अपोज़ कर रहे थे कि इस कातल को आप क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो हैं उसमें से कहता है कि रशीदा तालब एक जो लॉ मेकर हैं उन्होंने जी बड़े हौसले का मुजाहरा किया, उन्होंने कार्ड पे डिस्प्ले किया है वार क्रिमिनल है नेतन्याहू, इसने जी जुल्म किया है इंसानियत का, ये जो जालिम आदमी है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक जो हैं वो काफ़ी जो है वो इस स्पीच से दूर रहे हैं, उन्होंने खुल के जी इस बंदे पे क्रिटिसाइज़ किया है। थाउजेंड ऑफ अमेरिकन जो हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि नेतन्याहू जो है उसको आपने कांग्रेस में क्यों आने दिया। ठीक है, प्रोमिनेंट अमेरिकन जूइश जो इदारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिस तरह जी जो लॉबी है यूएसए के अंदर जो पार्लियामेंट के पार्ट हैं उनको जी नेतन्याहू जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसराइल उनको पैसा देता है तो वो जी सपोर्ट करते हैं इसराइल को, और यूएसए से वो पॉलिसी बनवाते हैं जो इसराइल के फेवर में हो। प्रो इसराइल लॉबी जो है उसने वाशिंगटन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया हुआ है, इससे कहता है कि वो वहाँ पे बड़ी पावरफुल है। पब्लिक जो इख्तलाफात है उसके बावजूद इसराइल अपनी मर्ज़ी करवा रहा है, और इसराइल जो है अपनी जो इंटरेस्ट है वो लेना चाह रहा है, चाहे वो आम जो सिटीज़न हैं उनको दबा के वो ले। ठीक है, तो नेतन्याहू की जो स्पीच है इसमें जी उसने प्रॉमिस किया है कि वो विक्ट्री करेगा, ईरान को उसने कंडेम किया है और यूएसए से रिक्वेस्ट की है कि उसको मदद दे। ठीक है, तो इस स्पीच को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जस्ट फॉल्स क्लेम है, और उसके अलावा कहा जा रहा है कि ये जो बंदा जिसने गज़ा के अंदर डेथ की है उसको आपने इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया। ठीक है, यूएस पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने कहता है कि इसराइल को भी वो सपोर्ट करती है, लेकिन पब्लिक इसराइल की जो है वो अपोजिशन करती है। यूएस जो है और उसके अलावा जो इसराइल के फेवर में बोलने वाली जो लॉबी है, ठीक है, उन्होंने हमेशा जो इवन
इवेंजेलिकल ग्रुप होता है जो कि अंजील को मानने वाले हों, मतलब ये क्रिश्चियन का ग्रुप है। तो ये सारे कहते हैं कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। नेतन्याहू जो है अभी भी कोई कमिटमेंट शो नहीं कर रहा कि वो जी यूएस की सपोर्ट चाह रहा है, और जंग को बंद करने के बारे में कोई बयान नहीं दे रहा। इसराइल जो है उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर इसराइल की कुछ सपोर्ट के बावजूद उसके जो एक्शन है गज़ा के ऊपर, उस पर क्रिटिसाइज़ लोग कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है पीटीआई हंगर स्ट्राइक। ठीक है, तो पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्होंने जी हंगर स्ट्राइक कर दी है। ठीक है, 4 घंटे के लिए ख़ास तौर पे जी अभी जो उनको डराया गया, धमकाया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रऊफ़ हसन है उनको अरेस्ट किया गया। पीटीआई का जो एक सेंट्रल ऑफिस है इस्लामाबाद में, उस पे रेड मार के उसको कहता है कि डैमेज किया गया। ठीक है, तो इस तरह का ले कहता है पीटीआई जो है उसने क्या किया, 4 घंटे जो है उसने इनिशिएट किया है कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगी। इस स्ट्राइक का मकसद इमरान खान को जी कैद से रिहा करवाना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 4 घंटों के लिए ये लोग जो हैं वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। कहते हैं 4 घंटे की जो हंगर स्ट्राइक है, इस पर लोग डाउट कर रहे हैं कि ये सीरियस और इफ़ेक्टिव है कि नहीं, या सिर्फ टोपी ड्रामा है। हिस्टोरिकली कहता है कि जो हंगर स्ट्राइक थी ना, वो की थी जी महात्मा गांधी ने और बॉबी सांज ने, असल वो थी, ये तो ड्रामेबाजी है। ठीक है, तो इसको लेके कहता है कि जो ये हंगर स्ट्राइक जो अभी की जा रही है, तो इससे जी आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपनी डेडिकेशन जितनी उनकी गहरी होती है उसका इजहार करते हैं, और अपनी पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। हंगर स्ट्राइक जो है ये देखी गई है वेरियस ग्रुप जो है पाकिस्तान के जो एम्प्लॉय उनके दरमियान, ताकि जस्टिस जो है उसको मुल्क के अंदर जो है वो बढ़ाया जा सके। तो ये जस्ट आपने देख लेना है। कहते हैं पीटीआई की जो हंगर स्ट्राइक है इसकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ये एक ब्रेविटी का इजहार किया गया है, और कहता है कि ये जो हंगर स्ट्राइक की गई है इसके पीछे जो मेन मकसद है वो ये है कि इनके ऊपर लोगों की जो अटेंशन है ये गेन कर सके। पीटीआई को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने का ये जो मेथड अप्लाई किया है ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। अफेक्टिव प्रोटेस्ट जो है उसके लिए सेक्रीफाइसेस जो हैं वो देना पड़ती हैं, और बड़ी ही कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके एक सुपरफिशियल चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद है जी वोकैबलरी। इडियम ऑफ द डे है द रियल MC कोए। ठीक है, इसका मतलब होता है असल चीज़, जेन्युइन आर्टिकल और पर्सन, जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, तो व्हेन यू बाय अ रोलेक्स यू वांट टू मेक श्योर इट इज़ द रियल MC कोए एंड नॉट अ नॉक ऑफ। बैड एग का मतलब होता है बुरा आदमी, ख़राब आदमी, जो आपके लिए एक ट्रबल मेकर हो। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल, एवरी वन न्यू ही वॉज अ बैड एग। उसके बाद है पेरा वर्ड वेवर का मतलब होता है माफ़ी दे देना। ठीक है, किसी को जी छोड़ देना, माफ़ कर देना। ही साइंड अ वेवर टू एक्नॉलेज डैट ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी एट हिज ओन रिस्क। वेवर का मतलब होता है किसी चीज़ को हिचकिचाना, हेजिटेट करना। ठीक है, शी कंटिन्यूड टू वेवर बिटवीन एक्सेप्टिंग द जॉब आफ्टर स्टेइंग एट हर करंट पोजीशन। उसके बाद दूसरा पेरा वर्ड है शीर। इसका मतलब होता है कैंची से के ज़रिए काटना। फार्मर ऑफन शीर शीप वंस अ ईयर टू कलेक्ट वूल। तो भेड़ों की जो वूल है उसे कट करने के लिए कैंची से काटा जाता है। शीर इसका मतलब होता है खालस। ठीक है, जो बिल्कुल एक अब्सल्यूट हो, एक ज़बरदस्त चीज़ हो। द शीर स्केल ऑफ माउंटेन मतलब जो एक हमवार ना हो बल्कि एक स्टीप तरह की नज़र आ रही हो, तिरछी नज़र आ रही हो। कहते हैं कि जो मैंने माउंटेन देखा शीर स्केल तरह, वो मेरे लिए एक ब्रेथ टेकिंग मीन बड़ा ही दिलकश था। उसके बाद है जी वोकैबलरी के वर्ड हैं प्रूडेंसी का मतलब होता है जिसमें आप चीज़ को पेंडेंसी सॉरी मतलब चीज़ को थोड़ा डिले कर देना। ठीक है, उसको वेट करते रहना, उसको हल ना करना। एंटोनम है रिजॉल्व, सेटल्ड। लेजिस्लेशन का मतलब कानून साजी, लॉ मेकिंग। एंटोनम नलिफिकेशन, रिपेल। उसके बाद है मैकाबर, इसका मतलब होता है खौफनाक। ठीक है, वो चीज़ जो कि एक बड़ी हॉरिफिक हो। ठीक है, आपके लिए परेशानी कौन हो। एंटोनम है प्लेजेंट। डीमोनाइजेशन का मतलब होता है जिसमें जी शैतान की तरह जो है वो बुरी हरकतें की जाएं। एक्शन ऑफ पोर्ट्रेइंग समथिंग जो कि एक बुरी चीज़ हो। ठीक है, और एंटोनम प्रेज करना और ग्लोरीफाई करना।
नोवल का मतलब होता है अनोखा, कोई इनोवेटिव चीज़, यूनिक चीज़। एंटोनम ट्रेडिशनल, कॉमन प्लेस। जिमिक जो है इसका मतलब होता है जिसमें जी आप चाल चलें, अपने आप को मशहूर करने की जो है वो स्कीम चलें और वो झूठ मूठ की हो, एक चाल हो। एंटोनम इसका सीरियसनेस। उसके बाद है डूबियस का मतलब होता है कोई चीज़ जिस पर डाउट करें, मशकूक हो। एंटोनम सर्टेन, क्लियर। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है तरजीह देना, एम्फसाइज करना, फोकस करना, प्रेफर करना। एंटोनम निगलेक्ट, इग्नोर। रीवाइटलाइज का मतलब होता है दोबारा ज़िंदा करना। रीजुविनेट, रीफ्रेश, रीन्यू, रीस्टोर। एंटोनम है डिमिनिश, वीकन। स्क्रूटनाइज का मतलब है किसी चीज़ को बगौर मुतालिया करना, जो चीज़ों को डिटेल में देखना, एग्जामिन करना। एंटोनम है इग्नोर करना, सरसरी देखना, ओवरलुक। उसके बाद है हाइनेस का मतलब होता है जी एक ऐसा क्राइम जो बहुत ही नापसंदीदा हो, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा ख़राबी। एंटोनम नेकी, इनोसेंट। इक्वानिमिटी का मतलब होता है ये एक आपकी दिमागी स्टेट है जिसमें आपको सुकून होता है, आप अपने कंपेयर को लॉस नहीं करते, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करते हैं। एंटोनम है एजिटेशन, कोई भी आपको आके उड़ा जाता है, और परेशानी, एंग्जाइटी। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पेश गोई, ठीक है, तो आपको पहले से कोई चीज़ बता दें। एंटोनम है गेस वर्क, अनसर्टेनिटी। यूबिक्यूटी का मतलब होता है हर तरफ फैला हुआ, ओमनी प्रेजेंस। एंटोनम है रेयरिटी, स्कैरसिटी। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।